साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि सभी परीक्षाएं जो भी आने वाली है उन सब में करंट अफेयर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चाहे आपकी यूपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, हर एक परीक्षा में आपके लिए करंट अफेयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब साबित होने लगी है। ठीक है, और करंट अफेयर में भी आपको डीपली जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता भी जो आईबी का एग्जाम हुआ है तो वहां पर जो करंट अफेयर के प्रश्न आए थे वो कथन बेस्ड प्रश्न आए थे, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी होगी। तो हमारे द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि आपको एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाए, जिससे कि आप उन प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व करें जिन्हें अन्य कोई नहीं सॉल्व कर पाता है। इस तरह से आप दूसरों से अलग हो जाएंगे और कंपटीशन में दूसरों से आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, सांभर झील विभिन्न कारणों से चर्चा में बनी हुई है, यह झील कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का आंसर लगभग सही सभी को पता होगा, लेकिन ये चर्चा में क्यों बनी हुई है उसके बाद हम पूरी और भी झीलों के बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन सी बड़ी झील है, कौन सी छोटी झील है। सारी चीज़ें आपको एक ही प्रश्न में यहाँ पर क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है उड़ीसा। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो आपकी सांभर झील है वो राजस्थान में स्थित है। तो बाकी 3 ऑप्शन में आपको और ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि महाराष्ट्र में कौन सी झील है, लद्दाख में कौन सी झील है और उड़ीसा में जो झील है वो कौन सी झील है जो अभी चर्चा में बनी हुई है। सारी जानकारी आपको आइए देते हैं। देखिए, तो सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में वोटोलिज्म बीमारी से प्रवासी पक्षियों की मौत की वजह से यह झील चर्चा में बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो वोटोलिज्म नाम की एक बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से जो प्रवासी पक्षी आए थे, यानी विदेशों से जो पक्षी यहाँ पर आए थे, उनकी मौत हो गई थी। इस वजह से ये जो झील है वो चर्चा में बनी हुई है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में लोनार झील है और यह अभी क्यों प्रसिद्धि का कारण बनी है, तो इसने अपना कलर चेंज कर लिया है, एक गुलाबी रंग की ये झील बन गई है, धीरे धीरे गुलाबी रंग में परिवर्तित हो रही है। इस वजह से ये झील जो है चर्चा में बनी हुई है। तो लोनार झील, इसको भी आपको याद रखना है, उल्का पिंड गिरने की वजह से यह झील बनी हुई थी, ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, आपको पता है खारे पानी की झील है। उसके बाद लद्दाख में सौकर झील है, तो सौकर झील जो है वो लद्दाख में है और ये जो है एक मतलब आर्द्र भूमि क्षेत्र भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो लेक सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की। आगे बढ़ते हैं, सबसे गहरी झील की बात करते हैं, तो सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झील के प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी में 4 से 5 प्रश्न इस बार झील से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देखिए, किस महापुरुष की जयंती पर अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो किसकी यहाँ पर जो है अवकाश करने की घोषणा की गई, किसकी जयंती पर यहाँ पर, किसके जन्म दिवस पर यहाँ पर अवकाश करने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर भी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहाँ पर राष्ट्रीय जो है सरकारी अवकाश यहाँ पर घोषित करने की बात कही गई है भारत सरकार के द्वारा। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा की गई है। तो कब है इनकी जयंती, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब देखिए, एक वक्तव्य यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो कि बहुत बार यहाँ पर प्रश्न भी बनता है इस वक्तव्य के ऊपर, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो सीधे सीधे प्रश्न बनकर के आता है यह वक्तव्य किस महापुरुष का है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह वक्तव्य है। ठीक है, चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी, यह हमने आपको यहाँ पर बता दिया है।
इनकी समाधि से पूछ ली जाती है तो इनकी समाधि को चैत्रा भूमि के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई में स्थित है। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने प्रश्न जो हैं वो घुमा करके आपसे एक ही प्रश्न से बनाए जा सकते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न में जो भी यहाँ पर प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्नों को हमने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया। सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में इसीलिए दी जाती है, अगर हम चाहते तो टिक मार्क करके और आपको बोलते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में इसीलिए उपलब्ध कराते हैं कि जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड करें तो आप बड़ी आसानी से रिवीजन भी कर सकें, कोई दिक्कत नहीं हो आपको रिवीजन करने में। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, वहां से आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारी की सारी PDF और साथ ही साथ में जो वीडियो अभी तक हमने अपलोड करी है MPPSC को बेसिकली हम टारगेट बनाते हुए, जैसे यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 और अन्य भी बहुत सारी वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड की हैं, तो उन वीडियो को भी आप वहां से देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 4 अप्रैल 2021 को, ऑप्शन बी है 22 मार्च 2021 को, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2021 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 3 अप्रैल 2021 को। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सही आंसर है ए, यानी कि 4 अप्रैल 2021 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है, थीम भी आपसे पूछ ली जाती है। तो आइए आपको सारी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस लोगों को लैंडमाइन की वजह से पैदा हुए खतरों से सुरक्षा के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया, जैसे कि लोग खदानों में काम करते हैं, जैसे कोयले की खदान वगैरह होती है, इनमें जो लोग काम करते हैं तो उनको किस तरह से रोग हो जाता है, तो उन सारे रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ पर हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार यह दिवस 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो आपको विषय याद रखना है। तो इस बार की थीम है जनता, भागीदारी और प्रगति। जनता, भागीदारी और प्रगति, प्रगति जो है वो इस साल की थीम रखी गई है 2021 की अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस की। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ के राज्यपाल को अभी हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में देते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को यहाँ पर कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है उनके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को 2021 का कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कटक में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया था। तो कटक में यहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को यहाँ पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखिए यह समारोह कटक के सरला भवन में आयोजित किया गया और आदिशक्ति सरला दास की 600वीं जयंती पर यह सम्मान जो है दिया गया इनको। तो ये जो 600वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई है आदिशक्ति सरला दास की, तो उस मौके पर इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया और सम्मान स्वरूप देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति और एक तांबे की पट्टिका इनको प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। और ऑप्शन में जो दिए हुए थे, जैसे मध्य प्रदेश दिया हुआ था, तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की राज्यपाल हैं। ठीक है, उड़ीसा आपके ऑप्शन दिया हुआ है, तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जो है वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अभी SSC CHSL का एग्जाम आने वाला है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो वहां पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। CGL का भी एग्जाम आगे आएगा तो वहां पर भी आपसे यह प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि तेलंगाना में जो है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए तेलंगाना के रामगुंडम में
100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके मई में खोले जाने की उम्मीद है, यानी मई में यह जो है एकदम बन करके तैयार हो जाएगा और यूज में आने लगेगा मई से। ठीक है, यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा 423 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है तो एनटीपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये आप एनटीपीसी रेलवे वाला मत समझ लेना। ठीक है, एनटीपीसी कुछ और भी होता है। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो आइए एनटीपीसी की फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है। परीक्षाओं में कई बार पूछी भी गई है, स्पेशली यहाँ पर एमपीपीएससी ने ही पूछा था एक बार एनटीपीसी की फुल फॉर्म, और लोग जो है वो रेलवे वाले लगा करके चले आए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपके एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7, बीपी कानूनगो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बीपी कानूनगो के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है शिक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पर्यटन। तो किस क्षेत्र से संबंधित है बीपी कानूनगो? आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं बीपी कानूनगो। अब ये क्या है उनके बारे में आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं, और इसी एक प्रश्न में आपको बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आइए देखते हैं। तो देखिए आरबीआई के वरिष्ठतम डिप्टी गवर्नर इस शब्द पर गौर कीजिएगा, डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो शुक्रवार को अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, तो रिजर्व बैंक में ये डिप्टी गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। 1 साल का इनका कार्यकाल जो है एक्स्ट्रा बढ़ाया गया था, वो कार्यकाल जब इनका पूरा हो गया तो उन्होंने जो है अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल 2017 में शुरू हुआ था और प्रारंभ में 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था, परंतु 2020 में कोरोना की वजह से इनका जो है 1 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया था। यानी कि 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था अप्रैल 2020 में, लेकिन कोरोना उस समय पर चल रहा था, तो भारत सरकार ने भी सोचा कि क्या नए किसको मतलब यहाँ पर नियुक्त किया जाए, तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और अब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब इन्होंने जो है सेवानिवृत्ति यहाँ पर ले ली है। चलिए यहाँ पर आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं, तो देखिए आरबीआई से कुछ महत्व प्रश्न। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वो वर्तमान गवर्नर है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है, आपको पता ही होगा। आरबीआई की स्थापना जो है, यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इतने प्रश्न जो है वो आरबीआई से बन सकते हैं, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, जानवरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? मतलब कि स्पेशली फॉर जानवरों के लिए उन्होंने जो है कोविड-19 की वैक्सीन जो है विकसित की है। आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो किसने यहाँ पर जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन जो है विकसित की है? आइए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि रूस ने यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन को विकसित किया है। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको। तो देखिए रूस ने भी हाल ही में घोषणा की है कि जानवरों के लिए पहली कोविड-19 की वैक्सीन उसने विकसित कर ली है, रूस ने जो है विकसित कर ली है। ठीक है, चलिए अब रूस की बात कर लेते हैं। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है, और वर्तमान राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चलो प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसकी एक ट्रिक भी बता दें अगर आप चाहें तो। मॉस्को और इसकी मुद्रा कैसे याद रखेंगे? तो रूस की राजधानी आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे पंजाबी लोग होते हैं, पंजाबी लोग की जो वाइफ होती है अगर वो रूठ जाती हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? तुसी रुस्या ना करो ना, तो तुसी रुस्या ना करो, यानी वो मस्का लगाते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि रुस्या ना करो यानी रूस, और मस्का लगाते हैं यानी मॉस्को। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है कि रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, और वहाँ की करेंसी क्या है? रूबल वहाँ की करेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, जम्मू कश्मीर की किस झील को अभी हाल ही में संरक्षित आर्द्र भूमि बनाने की घोषणा की गई है? महत्वपूर्ण यह प्रश्न करंट अफेयर का आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्द्र भूमि जो भी चीज़ बनाई जाती है वो हमेशा चर्चा में बनी रहती है। ठीक है, जैसे कि सौकर झील लद्दाख वाली है, वो अभी चर्चा में बनी हुई है, उसको जो आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है वुलर झील, ऑप्शन बी है डल झील, ऑप्शन सी है मानसबल झील, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो झील हैं यहाँ पर, ये 3 झील और 2 और झील, कुल मिलाकर के 5 झीलों को यहाँ पर आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं और कौन कौन सी वो झीलें हैं, सारी आपको जानकारी देते हैं। तो मुख्य सचिव पीवीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करने को लेकर एक फैसला लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 5 झीलों को संरक्षित वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अब वो 5 झीलें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं।
तो भारत में वर्तमान में 42 वेटलैंड क्षेत्र हैं जो कि आर्द्र भूमि, और आपको एक चीज़ और याद रखना है, आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो कहां पर महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? एमपी का यह प्रश्न है, तो आपके एमपीपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर उद्घाटन किया गया है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यहां पर किया है। ठीक है, तो याद रखिए उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर महाराजा छत्रसाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को भी स्थापित करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी और महाराजा छत्रसाल की भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये खजुराहो के मंदिर हो गए। अब देखिए, आज का आपका प्रश्न भी यहीं से बन रहा है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने किया था। ठीक है, यह आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर टाइप करना है, और जितना ज़्यादा जानकारी आप दे सकते हैं इस प्रश्न के बारे में जरूर दीजिएगा कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है सौरभ गांगुली। तो कल हमने आपसे पूछा था बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सौरभ गांगुली को जाना जाता है। आइए देखते हैं किस किस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो संध्या पाटले, मोनिका शर्मा और यूबी सिंह, इन तीनों लोगों ने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पर दिया है। देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं चाहे आप नेट पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, लेकिन आंसर जरूर टाइप कीजिए। इससे क्या होगा, एक बार अगर आप कोई चीज़ लिख देते हैं, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख ली, तो वो चीज़ें आपके दिमाग पर छप जाती हैं। फिर जैसे ही परीक्षा में देखेगी आपको तुरंत याद आ जाएगा ये चीज़ तो हमने कहीं पर टाइप की थी कमेंट बॉक्स में, और आप बिल्कुल सही आंसर लगा करके आएंगे। ये एक स्ट्रेटजी होती है बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चों की। यहाँ पर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो एमपीपीएससी की अच्छी लेवल की तैयारी करते हैं, वो लोग यही करते हैं। अगर उनको कहीं लिखने को मिलता है तो वो उस चीज़ को लिख देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। और जो संध्या पाटले जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है और लगभग सभी वीडियो का ये मतलब आंसर देती हैं। मोनिका शर्मा भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देती हैं सभी वीडियो का। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी एकत्र करके वहाँ पर आप लिख पाइए। ठीक है, चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। बाकी जो आपके एमपीपीएससी की बात करते हैं, तो यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 7, इन सभी यूनिट्स की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, लगातार अपलोड करते रहते हैं। रोबोटिक्स का हो गया, आपका ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इन सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर की वीडियो 360 डिग्री वाली, तो इसको आपको देखना ही देखना है। इससे आपका जो यूनिट 8 है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब आपका एग्जाम 20 जून में होगा तब तक आप यूनिट 8 को लेकर के निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी, आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।